द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस टू इक्वल टू एज इक्वल रूट्स। कि k का सेट निकालना है जिसके लिए इसके कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस शुड बी 0। तो यहां से निकालोगे तो आएगा के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज हो रहा है ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज दैट, वो तो 2 ही है, वो तो क्लियरली तुम्हें दिखाई पड़ रहा है भाई, ये इक्वेशन है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस हाफ। ये ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में ही सॉल्व किया था। आपको इस टर्म को वहां ले जाना है, एलसीएम बनाना है, तो अपने आप क्या आ जाएगा, 2 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्लास में जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है उनको तो मतलब सोचना ही नहीं था, ये नो ब्रेनर क्वेश्चन है, देख करके ही पता चलना चाहिए कि डिग्री 2 आएगी इसकी, ठीक है। देन वी आर गोइंग फॉर दिस। अब यहां पे अपने पास कितने, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, चलो मैं लिखते जाऊंगा साइड साइड में। वो बोल रहा है कि अपने पास इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट जो है उनका रेशियो है 2:3 का, 2:3 का रेशियो है। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा वाला सही होगा। तो अब भाई अगर 2:3 का रेशियो ले लिया तो आप एक को ले लो 2 अल्फा, एक को ले लो 3 अल्फा। अब यहां से आप करोगे सम ऑफ रूट तो आएगा 5 अल्फा, दैट इज माइनस 2b/3 है। और एक बार करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, वो आ जाएगा c/3 है। अब आप क्या करो, यहां से अल्फा का वैल्यू उठा करके यहां डाल दो। जैसे ही अल्फा का वैल्यू उठा करके वहां पे डालोगे तो ये आ रहा होगा माइनस 2b/15a का होल स्क्वायर इक्वल टू c/3 है। आप क्या करोगे, होल स्क्वायर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? ये वाली ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे करने, ये समझ में आ रहा है ना। देखो अल्फा हमने माना है तो हमें अल्फा हटाना भी है। रिलेशन क्वेश्चन बता ही रहा है किस में चाहिए, एबीसी में चाहिए। तो अल्फा हटाओगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सम क्या है, वो है 3 और प्रोडक्ट क्या है, वो है 2। तो पूछ रहा है कि बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो ये हम लोगों ने क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना, ये फॉर्मूला बेस है। इसके बाद इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देन द रूट्स, अच्छा देन द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। वो बोल रहा है इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। तो आपको यहां से ये तो पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अब वो बोल रहा है कि एक इक्वेशन बनाओ, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ। वो बोल रहा है कि एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट से अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो भाई देखो इक्वेशन कैसे बनती है, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने क्लास में निकाला था, क्या आया था, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, यही आया था ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हाँ सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ठीक 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 बोल रहे हो, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा। तो हम रूट क्यों ही लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आगे इक्वेशन।
ठीक है ना। नाउ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 2p प्लस 3q इक्वल टू 18। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 3q स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। देन 2p प्लस क्यू इक्वल टू वॉट। तो पूछ रहा है कि अगर ये दो चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है, यहां पे दो चीजें दी हुई है, बोल रहे हैं कि 2p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। 2p प्लस 3q का वैल्यू उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि बताओ 2p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकाल सकते हो यहां पे 2p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा इन दोनों को यूज कर। हाँ, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, बल्कि तुम यहां से होल स्क्वायर बना करके अगर ट्राई करो तो शायद थोड़ा ज्यादा आसानी से बन जाए। अगर आप यहाँ पे होल देखो, अब जैसे मुझे क्या दिख रहा है कि 2p प्लस 3q उसने 18 दे रखा है, ठीक है, और यहां पे ये जो दो टर्म्स है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको हम यूज कर सकते हैं, इनको होल स्क्वायर में बना सकते हैं। कि मैं अगर यहां लिखूं 4p स्क्वायर एंड 4pq ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे मैं q स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस 4q स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये क्या बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 9, यही बन रहा होगा ना। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा किसी तरीके से, और एक एक ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो चलो 2p प्लस क्यू अगर हम देखेंगे तो इट विल बी 18 माइनस व्हाट 18 माइनस 2, ठीक है, 18 माइनस 2q। तो अगर मैं यहां पे 2p प्लस क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा होल स्क्वायर वाले में, तो हमें q में एक q की वैल्यू मिल सकती है, या कोई और सिंपल मेथड बन रहा हो तो वो भी देख लेता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे 2p प्लस क्यू का वैल्यू है 18 माइनस 2q है, क्यू स्क्वायर प्लस 9, नहीं वहां से तो नहीं बनेगा, रख सकते हैं। मैं मतलब मुझे मालूम है कि अगर हम यहाँ 2p प्लस क्यू की जगह पर 18 माइनस 2q रखेंगे तो क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। अब यहां से q का वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, और q आ गया तो p भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि और आसान बन सकता है क्या यहां से भी, क्योंकि कुछ होल स्क्वायर के टर्म में दिया ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ और आसान भी हम बना सकते हो तो वो बना ले। और अगर नहीं बन पा रहा होगा तो एज इट इज, ये आपने यहां से क्या किया, ये वैल्यू उठाई और इसको उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट क्यू की। तो अब यहां पे पूरी की पूरी इक्वेशन क्यू में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो क्यू में, क्यू का वैल्यू आएगा पी में रखो, यहाँ पे रखो, पी और क्यू दोनों आ जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। बट दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, यहां से क्लियरली दिख रहा है। मैं देख रहा हूं और कोई शॉर्टकट अगर हमें मिले तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आकाश ने आकर के पूछा था मुझे कि इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, ये नहीं पूछ रहा है कि रूट्स क्या आएंगे, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या आएंगे। अब देखो, जब भी मॉड की इक्वेशन आती है तो हम दो तरीके से चलते हैं। एक बार हम बोलेंगे कि अगर x पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन एज इट इज ओपन हो जाएगी, और एज इट इज ओपन हो जाएगी तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 और 2 आ रहा होगा, और दोनों ही एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था और दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। दूसरे केस में आप बोलोगे कि सपोज x नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और उसके बाद जब हम देखेंगे तो यहां से रूट्स आएंगे -1 एंड -2, तो यहां पे भी दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि लेस देन 0 का कैटेगरी है। तो 4 रूट आ रहे हैं, देयर आर 4 रियल रूट्स। लेकिन अगर इधर ही पे प्लस लगा होता ना तो नो रियल रूट्स आता। ये अभी कुछ दिन पहले, जस्ट कुछ दिन पहले आकाश ने मुझे पूछा था ऐसा क्वेश्चन। तो 4 रूट कैसे है, हमने मॉड ओपन किया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव ओपन किया तब 2 रूट आए, जब नेगेटिव ओपन किया तब 2 रूट। क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। अब देखो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि इनके रूट्स का डिफरेंस क्या है 1, और डिफरेंस ऑफ रूट होता क्या है अंडर रूट डी बाई ए।
वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ डी बाई ए करोगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4m, a क्या है 1 इज 1, तो n स्क्वायर माइनस 4m भी क्या आएगा, शायद यही पूछ भी रहा होगा आपसे, हाँ वही है, क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ रूट का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो बोल रहा है कि इसका जो सम ऑफ रूट है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब वो जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि बताओ कंडीशन क्या होगी। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है 2ac अपॉन, अब ये एक a आप कैंसिल कर दोगे, इसको वहां रखोगे तो आएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस, टर्म से एक साइड में ले जाओ, समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन l माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1, इसका एक रूट जो है डबल द अदर रूट एंड l इज रियल, मतलब एक रूट है अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और l बोल रहा है कि रियल है, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। अब भाई देखो यहां पे फिर से मैंने क्या किया, एक अल्फा और एक 2 अल्फा लिया है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा क्या जाएगा माइनस एल अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, वो क्या जाएगा 1 अपॉन एल माइनस। मुझे अल्फा चाहिए नहीं है, मुझे सब कुछ एल और एम में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि अल्फा का वैल्यू उठा करके यहां रखूंगा, तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स अल्फा की जगह पर क्या आ रहा होगा माइनस एल अपॉन एल माइनस एम बाई 3 भी आ रहा होगा तो उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है इक्वल टू 1 अपॉन एल बाई, ठीक है। अब जरा इसको स्क्वायर करो तो ये आएगा 2l स्क्वायर अपॉन 9 l माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एम, एक l माइनस एम कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2l स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9l माइनस 9m। अब पूरी इक्वेशन यहां आ गई 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m इक्वल टू 0, ठीक है। वो और क्या कंडीशन दे रखी है उसने बोला है कि l इज रियल, मतलब अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन L में बनी है वो बोल रहा है कि अगर L रियल है यानी दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यहां से जो L की वैल्यू आएगी उसके रियल रूट्स होंगे, तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब आप क्या करोगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0, तो अब ये आ रहा होगा 81 इज लेस देन 4 इंटू 2 इंटू 9 एम, यहां से उड़ाओ तो m का वैल्यू क्या जाएगा, m का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 9/8, m का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 9/8, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आई 9/8। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्चुअल जेई लेवल क्वेश्चन, जेई मींस लेवल का ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए पहली बात तो सॉल्व ही नहीं होगा ये, और मुझे नहीं लगता कि किसी से भी हुआ होगा ये, हुआ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए थे फिर नहीं हुआ, हाँ क्योंकि यहां पे तुम ये वाली कंडीशन अच्छी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाए कि रियल रूट चाहिए है, एल रियल है मतलब रियल रूट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, ऐसा क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया जैसे अब मैंने बताया, अब आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आप एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो वहां पे ऐसे क्वेश्चन को, नहीं तो ये क्वेश्चन वहां पे आपका काम खराब कर देगा, समझ में आ रही है बात। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद तो जो क्वेश्चन है वो हमने क्लास में ही किया था, 1 प्लस आई प्लस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही लिखा हुआ ना, नहीं अच्छा वहां पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 एंड सो ऑन आयोटा पावर 100। अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप यहां पे देखना शुरू करोगे तो ये 1 अपने आगे वाले टर्म के साथ मिलकर के क्या बना देगा, फिर ये पावर 4 वाला टर्म इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, फाइनल आंसर 1,
क्योंकि 4 का मल्टीपल अपने आगे वाले टर्म के साथ मिलकर के 0 बना रहा है, तो 98 तक तो 0 हो ही जाएंगे, आखिरी में ये टर्म बचा, इसके आगे वाला का टर्म तो कोई है नहीं, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, दिस शुड बी 1। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही था, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, अभी जो मैंने 11th क्वेश्चन किया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये बोल रहा है कि I पावर 18 प्लस 1 बाई I पावर 25 होल पावर, क्या दिया हुआ है वहां पे, 3। तो I पावर 18 का मतलब तो हो गया -1, क्योंकि ये तो 4k प्लस 2 की कैटेगरी में, और प्लस 1 अपॉन I पावर 25 क्या हो गया, I 4k प्लस 1 है का होल क्यूब, तो यहां पे आएगा -1 माइनस I, क्योंकि 1 अपॉन I को हम लोग -I लिख सकते हैं, होल क्यूब। अब इसका क्यूब करो, अब इसका हमें क्यूब करना होगा, तो देखना अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो माइनस अगर कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और माइनस का क्यूब भी माइनस ही रहता है, -1 का क्यूब, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब 1 प्लस आई का होल क्यूब करेंगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आएगा। माइनस को बाहर ही पड़ा रहने दो, यहाँ पे आ गया 1, आई क्यूब क्या हो जाएगा, -i, 3i को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3i प्लस 3i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3, तो यहां से आएगा 1 माइनस 3 इज वॉट, -2 प्लस 2i, बस 2 माइनस 2i इज द आंसर। कैलकुलेटिव था बट डुएबल है। 13 क्वेश्चन है कि 1 प्लस 7i अपॉन क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, और वो पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा, ये निकालना है हमें। तो पहली बात तो हमें 2 माइनस आई स्क्वायर को सही करना पड़ेगा, तो अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस 7i होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 माइनस 1 माइनस 4i, आई स्क्वायर -1 लिख दिया मैंने, तो यहां से क्या आएगा, दिस विल बी 1 प्लस 7i अपॉन 1 माइनस 4i। फिर हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1 प्लस 4i से, तो अब ये 1 माइनस 4i और 1 प्लस 4i मिलकर के क्या बना देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 17, और न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 प्लस, यहां अच्छा ये 4 लिखना था, सॉरी, तो इट विल बी 3 माइनस, ठीक है, यहां पे भी 3, ठीक ठीक बोल रहे हो, तो नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, एक्चुअली नीचे आ जाएगा 25, और ऊपर क्या होगा, 3 प्लस 4i प्लस 7 3 21i एंड माइनस 28, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -25 प्लस 25i डिवाइडेड बाय 25, तो दिस विल बी -1 प्लस i, ठीक है। ये वही डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां से कट करने का कुछ है क्या, नहीं है, चलो ठीक है, मैं याद रख लूंगा। बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i प्लस √3, यहां लिख देते हैं, नंबर लिख लेते हैं, हाँ क्या करना है इसका, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो वो ये पूछ रहा है कि भाई इसका हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, तो r तो तुम्हें क्लियरली √2 दिख रहा है, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -i प्लस, सॉरी -1 प्लस i, कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 3π/4, तो ये क्या आ जाएगा, √2, 3π/4, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो वो लिखा तो था r थीटा वाला फॉर्म, r थीटा फॉर्म लिखा है ना, मैंने बताया तो था क्लास में, r थीटा फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, वो वाला फॉर्म लिखा हुआ वहां पे। नेक्स्ट लिखते हैं, दैट विल बी i प्लस √3 डिवाइडेड बाय -i प्लस √3 होल पावर 200 प्लस
I माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय I प्लस √3 होल पावर कितना लिखा हुआ है 200। वो बोल रहा है कि बताओ ये नंबर जो है और +1 भी है इसके साथ में, बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ओमेगा के फॉर्म में बना सकते हैं अगर हम यहां से आई वगैरह कॉमन निकाल लें, तब तो ये ओमेगा बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, उसके अलावा दूसरा तरीका ये कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो। अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, वो बनेगा √3 + i का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो यही होगा ना, √3 + i, तो ऊपर बन गया होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, a² + b² करोगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1, वो आ गया 4। और इस पूरे के ऊपर जो पावर है वो है 200। इन द सेम वे यहां पे क्या बनेगा, i माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इस पूरे का पावर 200 +1 साइड में रखा रहने देते हैं, ठीक है। अब आप देखो नीचे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है 4, यहां पे अगर आप ओपन करोगे तो आएगा 3 - 1 + 2√3i, दिख रहा है, होल पावर 200। यहां पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे दिखेगा इसका -1 + 3 यानी कि 2, और -2√3i डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 200 + 1। आप देखते जाना आगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है 2 + 2√3i अपन 4, तो ये आएगा 1 + √3i डिवाइडेड बाय 2। मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया है, 3 - 1 को 2 लिया, 2 कॉमन लेके काट दिया है, होल पावर 200। और यहां पे 1 - √3/2i होल पावर 200 आ गया। अब ये देखो, ये है -ω² और ये है माइनस, तो आपके पास क्या आ रहा है, -ω² की पावर 200 प्लस -ω की पावर 200 + 1। अब इसको ध्यान से देखना जरा, यहां पे अगर आप जाओगे तो ये माइनस के ऊपर इवन पावर है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ω² होल पावर, या इसको चाहो तो पावर मतलब कर भी लोगे तो ये आपके पास आ रहा होगा ओमेगा का पावर 400, ये आया ओमेगा का पावर 200। अब मैंने तुम लोगों को एक स्टैंडर्ड बताया था कि 1 + ओमेगा पावर k + ओमेगा पावर 2k, इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है 3 और एक होता है 0। तो 3 कब होता है, जब ये 3 का मल्टीपल हो। अब ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये अच्छा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तो बकवास ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है a + ib इंटू c + id इंटू पता नहीं क्या लिखा हुआ है e + if एंड g + ih इक्वल टू क्या है, x + i, a कैपिटल a + i कैपिटल। और फिर वो पूछ रहा है कि a² + b² इंटू c² + d² एंड सो ऑन, ये क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका पूरे का मॉड ले लो, मॉड लेके स्क्वायर कर दो। मॉड ये क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, मॉड लेके स्क्वायर करो, क्वेश्चन खत्म हो गया वहां पे सीधा। या कॉन्जुगेट लिख लो, कॉन्जुगेट लिख करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा। ये तो क्लास का क्वेश्चन था, क्लास में कराया हुआ। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 देखना, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - sin थीटा प्लस i cos थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। ठीक है, हमें थीटा के टर्म्स में ही चाहिए, और कुछ दिया है क्या, हाँ ये इतना ही दिया हुआ था। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है b/a। तो जब आप वो अब यहाँ tan थीटा मत लिखना, अब यहाँ पे tan अल्फा लिखना, क्योंकि थीटा वो ऑलरेडी यूज कर रहा है क्वेश्चन में। तो आप जब tan अल्फा निकालोगे तो tan अल्फा विल बी व्हाट, b/a।
अब करें कैसे आगे? कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आ गया यहाँ पे। कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाए? यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लगाओगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने कई बार करवाया है सर, और ये मैंने डिफरेंशिएशन में भी करवाया था। अब इसके बाद जब आप इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करोगे तो आ रहा होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे होंगे, एक ये है और एक ये है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे वो ऑलरेडी उसने होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो ये क्या था? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो अब ये जो फॉर्मूला बच रहा है ये किसका है? ये है tan 45 प्लस थीटा का, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो जब आप यहां से tan अल्फा tan 1 हटाओगे तो क्या बचेगा? अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअली ट्रिगो का क्वेश्चन था। अगर किसी को ट्रिगो के फॉर्मूले पता है तो वो ये क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा। नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये सब करके तुम्हें दिखाना पड़ा, लेकिन मुझे यहां से देख करके ही पता चल गया था कि इसका आंसर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आएगा। क्यों पता चल गया था? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा में ये सब मुझे जो तुम्हें करके दिखाना पड़ा है ना, ये मुझे अपने आप याद रहता है कि हाँ यहां पे अगर ऐसा कभी आ गया तो ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, क्या कट होगा और क्या आंसर आएगा। तो फॉर्मूला बेस, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको कम से कम इतना करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन गया। हाँ मैंने कराया, मैं बोल तो रहा हूं मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई क्यूब इंटू 1 प्लस आई पावर 4। इस क्वेश्चन में मैं कुछ करूंगा ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये टर्म जीरो है, और जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। खत्म। हाँ ये देख के होने वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके काफी आसान रखे थे। अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ देखो जरा, क्या दिया है? z इक्वल टू √3/2 प्लस आई बाई 2 होल पावर 3 है या 5 है? 5 सॉरी, एंड √3/2 माइनस आई बाई 2 होल पावर 5। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था मैंने, क्योंकि इसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि जब आप z बार निकालोगे तो क्या आ जाएगा? z ही आ जाएगा, z बार इक्वल टू z। और जब भी ऐसा होता है कि z बार इक्वल टू z तो क्वेश्चन में क्या हम बोलते हैं? नंबर कैसा होगा? दैट नंबर इज रियल नंबर। और रियल नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जीरो। तो क्वेश्चन देख करके ही पता चल गया कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि दिस नंबर इज रियल। रियल का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट जीरो। तो देख करके खत्म होने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? 19 में लिखा हुआ है कि माइनस आई पावर 4n प्लस 3 प्लस आई पावर 41 प्लस आई पावर माइनस 257 होल पावर 9। अब यार देखो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला कंसेप्ट है मैं केवल वही यूज करना है और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस आई पावर 4n इंटू माइनस आई का क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। प्लस आई पावर 41 क्या बन जाएगा? वो तो आई बनेगा। ये पावर क्या है? नेगेटिव में है तो हम इसको 1 अपॉन आई कर सकते हैं। लेकिन ये भी कैसे है? 256 प्लस 1, 256 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आ गया आई। अब ध्यान से देखो ये टर्म तो पूरा जीरो ही है, क्योंकि 1 अपॉन आई क्या होता है? माइनस आई। तो इस टर्म की तो वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया। यहां देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो भी वो 1 ही रहता है, और आई पावर 4n क्या होता है? वो 1 रहता है। तो अब आपके पास क्या आएगा? माइनस आई का क्यूब, ठीक है। तो माइनस का क्यूब तो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा आई क्यूब, और आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई। तो आंसर आ गया प्लस आई। ये सिर्फ आई की पावर वाला जो स्टैंडर्ड था वही वाला क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसमें।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ, ये लिखा हुआ है 1 + 2i अपॉन 2 + i का होल स्क्वायर। तो भाई पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर सिंप्लीफाई कर दो और लास्ट में इसमें क्या कर दो, i की जगह पर -i कर दो, ये तो करोगे। अब नंबर कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो नंबर सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो हमें ये 2 + i का कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस 1 + 2i को यहीं पड़ा रहने दो, इधर आएगा 2 - i, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 + 1 और ये होल स्क्वायर इधर रहना। अब न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा होगा, 2 - i + 4i माइनस 2i स्क्वायर आ रहा होगा, तो वो +2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ रहा होगा 4 + 3i का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25। अब इसको भी ओपन करोगे तो आएगा 16 - 9 प्लस 2 × 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7 + 24i अपॉन 25। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और लोग क्या करते हैं, वो यहां तक पहुंचने के बाद खुश हो जाते हैं, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है। अब वो गलत होगा, वो बुक वाला भी खुश हो गया होगा, जिस बुक में देखा होगा। बुक मतलब जनरली एग्जाम में क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है कि लोग ये थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ गया और आंसर वहां पे भी दिख रहा होगा और वो खुश हो जाएंगे और वही टिक कर देंगे। लेकिन उनको ये देखना है कि आपसे यहाँ पे कॉन्जुगेट पूछा गया है, नंबर नहीं पूछा गया। तो जब कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा 7 - 24i डिवाइडेड बाय 25, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वो बोल रहा है द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसने एक बड़ी खतरनाक सी चीज लिख रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 + i√3 इंटू, फिर क्या लिखा हुआ है cos थीटा + i sin थीटा, सब डाल दिया इसने जो जो उसको पता था। फिर इसके बाद नीचे क्या कर दिया, नीचे एक रियल नंबर भी डाल दिया दैट इज 2, फिर एक 1 - i भी डाल दिया, और क्या डाल दिया, और डाल दिया cos थीटा - i sin थीटा। बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट बताओ भाई क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एडिशन वेडिशन नहीं है, सब नंबर मल्टीप्लाइड में। तो जब आप मॉड z करोगे तो हम क्या करेंगे, इन सब के मॉड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसका मॉड कितना आएगा 2, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे 2, ये तो सिस थीटा है, मॉड 1 ही आता है। 2 1 - i, इसका क्या होगा √2, ये भी सिस थीटा है, इसका मॉड क्या हो गया 1। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/√2। यहां पे मॉड की प्रॉपर्टी यूज हो गई है। और कई लोगों ने क्या कलाकारी की होगी, नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये नहीं करना है। मॉड की प्रॉपर्टी यूज करो, सबके मॉड मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। मॉड ऑफ z1 × z2 इज व्हाट, मॉड z1 × मॉड z2, या मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज व्हाट, मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और सब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। तो आप सीधा सीधा मॉड लोगे, सबके मॉड मल्टीप्लाई डिवाइड करने, क्वेश्चन खत्म। देन यहां पे लिखा हुआ है कि √a + ib, कौन सा क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन 22 में लिखा हुआ है a + ib इज व्हाट x + iy। तो बोल रहा है कि √a - ib इज व्हाट, √ देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ √a - ib इज व्हाट, क्या होगी भाई, i को -i से रिप्लेस करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट पता था ना, मैंने बताया था i को -i से, तो बस ये आ गया x - i, भाई कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अच्छा इसमें ई ऑप्शन दिया हुआ था, एक ई भी दे दिया था इसमें, 4th ही ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद यार क्वेश्चन नंबर 23 तो मतलब क्या ही दिया हुआ है, एक इसमें बड़ा सा नंबर लिख दिया है और उसमें बोला कि बताओ 7 और 9 जो है वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, उनको ऐड करके बताओ।
नंबर में बस आपको ये काउंट करना है कि 7 कितनी बार आ रहा है और 9 कितनी बार आ रहा है, उसको ऐड करके लिखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है उसने काफी बड़ा सा, और वो बोल रहा है कि ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 9 है, या 3 डिविजिबल बाय 3 एंड 9 है। तो भाई 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 3 की क्या होती है, सम करने से वो 3 से डिविजिबल होना, और 9 का क्या होता है, सम करने से वो 9 से डिविजिबल। तो 9 का चेक कर लो, क्योंकि 9 से डिविजिबल हुआ तो 3 से तो बिल्कुल ही होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, 9 से हो रहा है, बस तो खत्म हो गया, डिविजिबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। नहीं तो n+1/2 कर दो, वहां से भी हो जाएगा, खत्म हो गया। हाँ, ना एपी से भी करोगे तो वहां पे भी 1+2+3 150 तक जाओगे, तो उसका फॉर्मूला भी क्या बनता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये बनता है। ये तो 10th क्लास की बेसिक है। और इसके बाद अगर आप इसमें टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी क्या बन गया, n+1। तो ये थे क्वेश्चंस अपने पास। अब करें इसकी एनालिसिस शुरू, कौन सा इजी, कौन सा डिफिकल्ट, कौन सा छोड़ देना चाहिए था। हाँ जी, क्या 11 क्वेश्चन हुआ नहीं क्या, अभी चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 इजी है। अब कैटेगरी बनाते जाओ यार, मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग बनाओ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 कैटेगरी बनाओ। डिफिकल्ट में हम उन क्वेश्चन को भी डालेंगे जो लेंदी भी हैं, ठीक है। तो 25 24 दोनों इजी हैं। 23 इजी है, 22 इजी है, 21 भी वैसे देखा जाए तो इजी है लेकिन ट्रिकी है ये, तो आप इसको मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो मॉड की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इस पे। ठीक है, तो मॉडरेट में डाल देते हैं। वैसे है तो वन लाइनर ही है, लेकिन चलो मॉडरेट में डाल दिया। जिन लोगों ने ढंग से प्रॉपर्टी पढ़ी है वो अपने इजी पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप मॉडरेट में डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 मॉडरेट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी 20 क्वेश्चन नंबर 20 मॉडरेट में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बट ये डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, ये किया 1 मिनट में किया जा सकता है आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डुएबल मॉडरेट में जाएगा। अगेन डुएबल क्वेश्चन है, आई की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आराम से होगा, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ये इजी है, 18 इजी है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था इस तरीके का क्वेश्चन, और मैंने बस यहां पे तो इसमें 5 किया, मैंने पावर और बड़ी डाली थी, 50 या कुछ ऐसे डाली हुई थी। तो ये तो क्लास का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था। अगर आप रिवाइज करके गए हो तो नो ब्रेनर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17 इजी। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, एक टर्म जीरो करना है, कहानी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग डिफिकल्ट में डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला पता है तो मॉडरेट में डाल दो, अगर नहीं पता है तो आपके लिए फिलहाल वो डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ट्रिगो का फॉर्मूला भूल चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, क्लास में किया हुआ है, केवल मॉड लेना था या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था। जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस है उनको मैं इजी की कैटेगरी में ही डालूंगा यार, पहले ही बता रहा हूं। अगर वो कैलकुलेटिव हुए तो जरूर मॉडरेट कर दूंगा, नहीं तो इजी है वो। ये क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन था, ये तुमसे मतलब ये केवल वो ही कर सकता है जिसने ढंग से प्रैक्टिस कर रखी हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को डिफिकल्ट में डाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे किया हुआ है हम लोगों ने, ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 ये मॉडरेट में जाएगा, क्योंकि अगेन ये जो क्वेश्चन है कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है मॉडरेट में जाएगा। ये कैलकुलेशन है बट ये डुएबल क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते। ये जो भी क्वेश्चन है ये तो आसानी था। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 इजी, क्वेश्चन नंबर 11 इजी, क्वेश्चन नंबर 10 डिफिकल्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, मैंने पहले ही बोल दिया ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये सम वाला, कि उसका सम जो है वो स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये दोनों ही चीजें मैंने क्लास में बताई थी, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है। मैंने क्लास में करके बताया था ना कि सम क्या होता है और स्क्वायर्स का सम क्या होता है, ये दोनों करके दिखाया है, और मैंने बोला भी है कि याद रखना ये यूज होंगे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है द रूट्स आर डिफर बाय 1, इजी। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज रूट डी बाई ए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मॉडरेट में डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ में मॉड यूज हो रहा है, दो पढ़ेंगे, बट जैसे ही केस बनाओगे सॉल्व आराम से होगा। दिस इज मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 6 डिफिकल्ट में डाल सकते हो, क्लिक करने में आपको टाइम लगेगा, दैट इज को बहुत लोगों को क्लिक भी नहीं कर रहा होगा ये, बट ठीक है, तो इसको आप डिफिकल्ट में डाल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा क्वेश्चन है, मॉडरेट या डिफिकल्ट, जिससे नहीं हुआ वो डिफिकल्ट में डाल लो, जिनसे हुआ वो मॉडरेट में डाल लो। मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही है, लेकिन अगर आप डिफिकल्ट में भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इजी। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडरेट में है। 5 क्यों मॉडरेट में, क्योंकि यहां पे ये दिया हुआ था, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इसको देखते ही साथ छोड़ गए होंगे कि अरे यहाँ पे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा कि 2 अल्फा 3 अल्फा ले सकते हैं और उसके बाद हम ये करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मॉडरेट में डाल सकते हो या डिफिकल्ट में डाल सकते हो, जिसमें डालना हो। वैसे है तो ये मॉडरेट, लेकिन आप डिफिकल्ट में भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 इजी, डिग्री चाहिए इक्वेशन की, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, डिग्री चाहिए, ये तो खत्म होने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो बोल रहा है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्वल रूट्स। देखो यार ये डुएबल क्वेश्चन है, d इक्वल टू 0, आप इसको इजी या मॉडरेट में जिसमें डालना चाहो वो डाल सकते हो। मेरे हिसाब से इजी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत सारे स्टेप करने पड़े हो, 4 में खत्म हो रहा है। अब जरा एनालिसिस करते हैं इस पेपर की, एनालिसिस करते हैं। बताओ भाई कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, 13, मैक्सिमम 13 है। कितने मॉडरेट है, 8 से 9 मान लिए। कितने डिफिकल्ट है, कोई बोल रहा है 2 4, 2 से 4 मान लिए, ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग। लेकिन 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान है, मैंने जानबूझ करके डाले थे। कितने लोगों के 13 नंबर आए, एक, सिर्फ एक बच्चा इजी क्वेश्चन कर, 13 नंबर सिर्फ एक बंदे के, और किसी के 13 नंबर ही नहीं आए, क्यों भाई? सिली मिस्टेक हुआ, ठीक है, सिली मिस्टेक हुआ, हाँ वही कैलकुलेशन मिस्टेक में ही सिली मिस्टेक हुआ होगा ना, जहां पे जेड बार निकालना था हमने जेड का वैल्यू निकाल करके डाल दिया, ठीक हो जा रहा है, आंसर निकाल करके हम ऑप्शन जल्दी दे, इसको हम लोग बोलते हैं वहां पे जल्दबाजी करना, ठीक है ना। वहां पे जाकर के आप क्या कर रहे हो, हेस्टी हो जा रहे हो, जल्दबाजी, कि हमने आंसर निकाल लिया और टिक करने जा रहे हैं तो कुछ और टिक कर दिया है, ठीक है, या जल्दीबाजी में हमें जेड बार निकालना तो हमने जेड निकाल करके डाल दिया है, रियल पार्ट निकालना तो हमने कुछ और करके डाल दिया है, ऐसा करके डाल दिया है। यही मेनली तो यही प्रॉब्लम है सभी लोगों की। आज आज ये प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले जाएंगे इसकी डिटेल में, ऐसा क्यों हो रहा है, यही कम है, टाइम तो सबके लिए ही कम है। आपने इसके लिए कितना टाइम रखा था, 25 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम रखा था, 25 मिनट, 20 मिनट, तो 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को मिल ही रहा है। भाई देखो 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिल रहा है, पहली बात अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन को आपने 1 मिनट दिया, 25 क्वेश्चन मान करके, अब माइंडसेट यहां से बदल दो थोड़ा सा, हमें 25 के 25 तो करने नहीं है, हमें कितने करने हैं, 13, 12
अब एक क्वेश्चन पे कितना टाइम मिला, और 2 मिनट में आसान वाले तो हो ही जाएंगे। माइंडसेट अगर ये है कि हमें 25 के 25 करने हैं तो जल्दबाजी रहेगी, हड़बड़ी करोगे, गलत करके आओगे, कुछ का कुछ टिक करके आओगे। लेकिन सोचो 25 में से लास्ट टाइम का स्कोर सोचो कितना था, 8 था, 9 था, तो 9 से 25 मत जंप मारा करो कभी भी। जंप कैसी होती है, 9 से 10, 11, 12, बस पहली जंप इतनी मारो, सीधी जंप ऐसे मत मारो कि आज तो 9 से 25 करेंगे एकदम, एक ही ओवर में 4 छक्के मार के मैच जिता देंगे। ये वाला एटीट्यूड खत्म कर दो एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ही 9 आए हैं, 8 आए हैं, 6 आए थे पिछली बार, तो 6 से इस बार जंप मारेंगे 8, 9 की। तो जब तुम 9 की जंप मारोगे, 25-27 मिनट है तुम्हारे पास, तो एक क्वेश्चन को अगर 9 के हिसाब से देखो 3 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन के हिसाब से देखो 2 मिनट मिल रहे हैं। और 2 मिनट में ये जो 13 क्वेश्चन थे, अगर हर एक क्वेश्चन का आपको 2-2 मिनट मिल रहा है तो तुमसे आराम से होते, अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आराम से होंगे या नहीं होंगे। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब फिर से सुनो मेरी बात, माइंडसेट बदलो अपना। 25 के 25 नहीं करने हैं, हमें अभी 100 में से 100 नहीं चाहिए। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों का टारगेट हो कि सर जब 200 क्वेश्चन का पेपर होगा ना, तो आप बोल रहे हो कि 120 में बहुत अच्छी रैंक मिल जाती है, 100 में अच्छी रैंक मिल जाती है, लेकिन मुझे 160 चाहिए। ठीक है, 160 का टारगेट है, लेकिन हमें आज नहीं चाहिए 160। आज पहले हम ये देखेंगे कि हमारी रियलिटी क्या है, और हम उस रियलिटी से 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। जब आप एक बार चढ़ना सीख जाओगे ना कि आज हमारे 6 नंबर आए थे, अब हम जाएंगे 8 पे, अब 8 आ गए, अब जाएंगे 10 पे, अब 10 से कम नहीं जाएंगे, 10 से 11 जाएं, लेकिन कम नहीं जाएंगे, 11 से 12 जाएं, 12 से 13 जाएं, 13 ही आए, अगली बार 13 ही आए, 13 पे रुके हुए हैं। डिफिकल्ट पेपर आ गया बहुत ज्यादा तो 13 से 12 पे आ गए, चलेगा, रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक, लेकिन 13 से नीचे नहीं जा रहे, अब 13 से 14 जा रहे हैं। कुछ सोच के देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपना माइंडसेट वैसा ही बना करके रखोगे जैसा अभी बना रखा है, तो होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो ये जो जल्दबाजी है, हड़बड़ी है कि हमें ये कर देना है, हमें वो कर देना है, ये सब क्यों आ रही है, क्योंकि आप एकदम से जंप मारने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी वाली जंप। हमें बड़ी जंप मारनी ही नहीं है, हमें छोटी छोटी जंप मारनी है। तो जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी ना कि यार इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है आराम से, तो तुम आराम से क्वेश्चन करोगे। हाँ, तो तुम आराम से क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना कि यार इस क्वेश्चन के लिए तो भाई 1 ही मिनट है, आधा ही मिनट है, फिर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? अब आपको ये बात कहीं लिख करके रख लेनी है, जो फॉर्मूला बुक बना रखी है। मैंने पता क्या किया था अपने टाइम में, मैंने फॉर्मूला बुक में एक सेपरेट पेज रखा हुआ था, अभी हम लोग उसको बल्ब ऑन मोमेंट्स बोलते हैं, इससे दिमाग की बत्ती जल गई। पर उस टाइम पे मैं क्या करता था, इसको अपने रूल्स बना करके लिख लेता था। तो मेरा एक रूल ये भी था जिसमें मैंने क्लियरली लिख रखा था कि मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं करने। मैंने कट ऑफ देख लिया था, सब देख लिया, तो मैं सोचता था कि मुझे इस जगह तक ये डिसेंट रैंक मिलेगी, इतने क्वेश्चन। तो फिर उससे क्या होता था, जब आपके माइंडसेट जब आपका बदल जाता है ना, एक बार अभी माइंडसेट है 25 के 25 करने हैं, तो आप परेशान रहोगे। एक बार माइंडसेट थोड़ा सा बदलोगे ना कि ठीक है 25 में 12 ही करने हैं, नाउ यू आर ओके, 25 में से 9 ही करने हैं, अब तो खुशी मिलेगी कि एक क्वेश्चन पे 3 मिनट है। एक बार माइंडसेट चेंज करके देखो और तुम्हें फिर उसका रिजल्ट अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। फिर तुम हड़बड़ी नहीं करोगे, आराम से क्वेश्चन करोगे, आराम से टिक मारोगे। समझ में आ रहा है? एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैंने तुम लोगों को पिछले हफ्ते भी बोली थी, क्या बोली थी? फोकस। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एग्जाम में आप सोचो आंसर निकाल करके गलत टिक कर रहे हो, तो ये तो मानते हो ना कि कहीं ना कहीं फोकस गड़बड़ है। अभी तो ये हो रहा है, अगर हम सही आंसर निकाल करके गलत टिक कर रहे हैं यानी फोकस गड़बड़ है, तभी तो हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चन देखने में गड़बड़ी हो गई, प्लस का माइनस देख लिया। तो ये कब हो रहा है? जब हम लैक ऑफ फोकस में जा रहे हैं। तो लैक ऑफ फोकस में मत जाओ, उसके लिए फोकस की भी प्रैक्टिस करो।
हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोकस की भी प्रैक्टिस करो। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बोला था एक दो मेडिटेशन है जो आप आराम से कर सकते हो। एक तो बॉक्स ब्रीदिंग कभी भी कर सकते हो। बॉक्स ब्रीदिंग के अलावा मैंने क्या बोला था, एक रेड डॉट बना लो कहीं पे, उस पर सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इतना फोकस करो। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना ही करो। नहीं तो एक कैंडल ले लो, उसकी लाइट पे फोकस करो, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, वो कर सकते हो। कई कई सारे प्रोसेस हैं। 2 से 5 मिनट अगर आप दिन में 2-3 बार भी ये फोकस कर रहे हो। क्या हुआ, आवाज चलेगी क्या? तो इंपॉर्टेंट चीज यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। फोकस जितना स्ट्रांग होगा पेपर उतना ज्यादा अच्छा होगा। तुम ऐसे समझ करके देखो कि 2 बच्चे हैं, दोनों ने बराबर तैयारी करी है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए और इंटेलिजेंस में भी इक्वल है। लेकिन अगर इनमें से एक बच्चा अच्छा पेपर करके आ रहा है और एक उससे थोड़ा पीछे रह गया, जैसे टॉपर्स होते हैं ना, जो जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक आती है, वो लगभग एक ही जैसी तैयारी करते हैं। अब तुम सोच के देखो, जब पूरी तैयारी एक जैसी कर रहे हैं तो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? फोकस, अवेयरनेस। उस मोमेंट पे आपको कितनी अवेयरनेस है, कितने फोकस्ड हो आप, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कहां तक जाओगे। और फिलहाल अभी तो ये तो सभी लोग मानते हैं कि अभी कोई भी नंबर 1 की रैंक के लायक नहीं है यहाँ पे क्लास में। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी 2000 रैंक आ जाए, 3000 रैंक आ जाए। तो आप अभी यहां से फोकस करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है 6 महीना एंड होते होते आप 500 रैंक तक भी पहुंचो। लेकिन अभी से फोकस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आपने डेली फोकस करना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मतलब मेरी लाइफ की ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे मैंने मेडिटेशन या फोकस प्रैक्टिस किया है और मुझे बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिले, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो मुझे कभी लाइफ में मिले ही नहीं थे वैसे रिजल्ट्स। बीच में मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी पता नहीं ऐसी जगी, मैंने सोचा कि करके देखते हैं यार। जैसे अभी तुम लोगों से मैं बोलूंगा, तुम बोलोगे अरे सर मन नहीं लगता, मैं फोकस करता हूँ तो मेरे थॉट्स आने लगते हैं, ये आने लगता है, वो आने लगता है। तो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, करीब 2013 या 14 की। संदीप माहेश्वरी का चैनल उस समय थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ था, तब लोग ज्यादा यूट्यूब भी नहीं देखते थे, पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने देखा तो उसमें ये मेडिटेशन से रिलेटेड एक वीडियो था। तो मैंने वो मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी। मैंने सोचा करके देखते हैं यार। अब करने में क्या होता था, थॉट्स आते थे, मैं बैठ जाता था, मैं सोचता था कि आने दो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, अब मैं देखते रहूंगा कितने थॉट्स आ रहे हैं। तो वो थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो कई बार तो क्या होता था कि नींद ही आ जाती थी मुझे बैठे बैठे, तो मैं सो जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अच्छा है ना कि आपको नींद तो आ रही कम से कम, नहीं तो कई लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही होती है। तो मैं आंखें बंद करके आने दो थॉट्स, आने दो, आने दो, और थॉट्स आने दो, और थॉट्स आने दो। और जितने भी थॉट्स आ रहे होते थे तो बस मैं देखते रहता था कि अच्छा ये थॉट ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। कई बार मैं सो जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा फोकस थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगा। और मैंने करीब ये 1 या 2 महीने किया होगा, और 1 और 2 महीने के अंदर ही अंदर मेरे फोकस की प्रैक्टिस करने की वजह से एक्चुअल में मेरी रियल लाइफ में फोकस बहुत स्ट्रांग हो गया था। अब जनरली जैसे लोग कार ड्राइविंग सीखते हैं, तो कार ड्राइविंग सीखने में कितना टाइम लगता है? कुछ लोगों ने देखा होगा ना, 30 दिन में कार ड्राइविंग सीखे, 15 दिन में कार ड्राइविंग सीखे, 1 हफ्ते में कार ड्राइविंग सीखे। मैंने 1 दिन में कार ड्राइविंग सीखी थी। क्योंकि आप कोई भी नई चीज सीख रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, फोकस। कार ड्राइविंग में भाई आपको क्या करना है, गियर पे भी फोकस करना है, एक हाथ में स्टेयरिंग रहेगी और पैर भी यूज करने हैं। अब पहली बार जाओगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने 1 दिन के अंदर अंदर कार ड्राइविंग सीख ली थी, क्योंकि मेरा फोकस स्ट्रांग हो चुका था तब तक। और तब मोबाइल में कोई ऐसे बहुत अच्छे गेम्स भी नहीं आते थे। एक गेम आता था, अभी भी आता होगा, ब्रिक्स नाम था उसका। तो ब्रिक्स में क्या होता था, एक छोटी सी ब्रिक होती थी, उसको ऐसे ऐसे इधर उधर से बचा बचा करके ऊपर लेकर के जाना होता था। तो मेरा भाई आया आईआईटी से, वो बोला कि ये वाला गेम वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, और हमारे कॉलेज में तो इसमें पता नहीं, उसने कुछ बताया कि हाईएस्ट स्कोर पता नहीं कितना 500 है या 600 है, ये खेल के देखो। तो मैंने देखा, वो बिल्कुल सिंपल सा गेम है, एक म्यूजिक सा बजता रहता है, आपको दोनों हाथों पे फोकस करना होता है और उसको बचाना होता है। तो मैंने 1 दिन खेला और नेक्स्ट डे मेरा स्कोर था 2000 समथिंग। तो मेरा भाई, उसकी आंखें एकदम ऐसे बड़ी हो गई कि 2000 कैसे आ गया तेरा स्कोर, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आ गया। मुझे लगा भाई मैं बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रो प्लेयर हूं उस ब्रिक गेम का। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं जो फोकस प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, ये अपने आप कहीं ना कहीं पे रिजल्ट दे रहा है।
ये सेम चीज कब हुई? जब मैंने फिटजी का एग्जाम दिया था। फिटजी का एग्जाम दिया था इसके लिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके एग्जाम के लिए, 2014 की बात है। तो वो लोग 2 पेपर देते थे। एक पेपर होता था जिसमें जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर होते थे, मतलब क्वेश्चन होते थे। तो क्या करेंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन देते थे, 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन देते थे, सब सब्जेक्टिव, और करीब 60 मार्क्स का ही हो जाता था। फिर दूसरा देते थे उससे डिफिकल्ट, फिटजी वाले अपना खुद का, 2-2 नंबर के 10, 4-4 नंबर के 10। तो जब मैं पहला पेपर दे रहा था ना, तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने में पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जब एग्जाम देने जाओगे तो देखोगे कितने लोग आए हैं। अब मेरी बातों से रिलेट करना, जब मैं वहां पे गया एग्जाम देने के लिए, तो मैंने देखा कितने लोग आए। हैदराबाद में मैं गया था, करीब 70 लोग एग्जाम देने आए। और मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना ही था, मैंने तब 8 में पढ़ाना शुरू किया था, 6 साल का एक्सपीरियंस था। तो जब मैं एग्जाम देने गया तो मैं देख रहा हूं कि 10-10 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल, एक के पास 30 साल का एक्सपीरियंस। तो मैं सोच रहा हूं भाई इनके साथ मैं कैसे कंपीट करूंगा? तुम्हारे दिमाग में भी यही आता होगा ना, इतने बच्चे आए हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके साथ हम कैसे कंपीट करेंगे? और कुछ कुछ लोग तो वो होते हैं जो एग्जाम हॉल के बाहर ही पढ़ रहे होते हैं। उनमें से कुछ टीचर्स भी ऐसे ही थे, वो वही बाहर फिटजी की नोटबुक खोल करके पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हालांकि ये तो मैंने बहुत पहले ही सॉर्ट कर दिया था कि मैं कभी भी एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ता ही नहीं हूं। मैं एग्जाम से एक दिन पहले कभी नहीं पढ़ता हूं। एग्जाम से एक दिन पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रिपरेशन तुम्हें करनी है एक दिन पहले कर लो। आखिरी दिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हौच पौच है, तुम अपने दिमाग में सब गड़बड़ कर रहे हो, सब मिक्स कर रहे हो। एक दिन पहले तक अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो पेपर अच्छा होगा, और नहीं कर रखी है तो एक दिन में कर भी नहीं पाओगे।